शिव काल्म डाउन, वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नहीं चाचू, सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, बेइज्जती थी और शिव कभी बेइज्जती नहीं भूलता। उसकी बर्बादी तो उसी वक्त से तय हो गई थी, बस असली आईना दिखाना बाकी था। इवांश और रिजवान ने नजर भर एक दूसरे को देखा। इन सब वाक्यों से वो लोग वाकिफ थे और शिव के साथ रहकर तो उन्हें इन सब की आदत थी। शिव एक गहरी सांस भरकर बोला, एक और बात करनी थी आपसे। मैं सुन रहा हूँ, बताऊं, आकाश ने कहा। आप ऑफिस में हैं क्या? नहीं, घर के लिए निकल रहा हूँ। तुम बताओ, क्या जरूरत? बात करनी थी। दादी से कहिएगा कि मैंने डिसाइड कर लिया है, लड़की मुझे पसंद है। शिव का ये जवाब किसी झटके से कम नहीं था। इवांश का मुंह खुला का खुला रह गया, हालांकि रिजवान ने खुद को संभाल लिया था। उसने पूरा फोकस गाड़ी चलाने पर दिया। फोन के दूसरी तरफ से आकाश ने कहा, क्या कहा तुमने? रिपीट वनस मोर। मैंने कहा मुझे लड़की पसंद है। फिलहाल रास्ते में हूँ, बाद में आप लोगों से बात करता हूँ। इतना कहकर शिव ने फोन काट दिया। आकाश को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ इवांश ने शिव को कांग्रेचुलेट किया। सर, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, दुनिया में एक तुम ही हो, तुमसे नहीं तो और किससे मजाक करूंगा? शिव की बात एक तरह से जोक था जिस पर किसी को हंसी नहीं आई। सिद्धि कृतिका के कमरे में पहुंची। वो सोफे पर बैठकर अपने नाखून चबा रही थीं। सिद्धि कृतिका के पास चली आई। तुम इतनी गुमसुम सी क्यों बैठी हो? गुमसुम नहीं हूँ, बस हैरान हूँ। कृतिका ने सोफे से तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लिया। सिद्धि उसके पास बैठते हुए बोली, क्या बातें हुई? मेरा मतलब है, क्या कुछ पूछा उन्होंने? थोड़ा चलकर दिखाओ। थोड़ा हंसकर बताया, खाना पकाना जानती हो या कुछ और? सिद्धि के इतने सारे सवाल का कृतिका ने बस एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। सिद्धि इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाई। उसने नासमझी से पूछा, तो फिर क्या पूछा उन्होंने? कुछ नहीं पूछा, न मेरा नाम ना पाई। इनफैक्ट यहाँ बैठकर उन्होंने सिर्फ लैपटॉप चलाया। इनफैक्ट मुझे काफ़ी अजीब लगे। जब कोई बात नहीं करनी थी तो इस कमरे में लाकर इतना बिल्डअप देने की क्या ज़रूरत थी? जाते वक्त मुझसे कहा, मेरे बारे में जो जानना हो वो तुम इससे जान सकती हो। कृतिका ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया तो सिद्धि उठकर टेबल के पास पहुंची। वो लैपटॉप लेकर कृतिका के पास चली आई। तुम्हारी बातों ने उन्हें स्ट्रेंज बना दिया। इसमें उनकी प्रोफेशनल डिटेल हैं। कृतिका लैपटॉप बंद करते हुए बोली, मुझे नहीं जानना कुछ भी। माँ ने कहा, लड़का देख लो। देख लिया, बात यही खत्म हुई। वैसे भी मेरा अभी शादी का कोई मूड नहीं है। पता है, मेरे सिर में न बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही, तुमने सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। शाम होने को आई है और अभी तक कुछ खाया भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ, ये बोल सिद्धि उठकर वहां से चली गई। रात का वक्त, मल्होत्रा विला। आकाश की गाड़ी जैसे ही विला के अंदर पहुंची, वो फौरन गाड़ी से निकले और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उन्हें आते देख ज्योति कृष से बोली, तुम्हारे डैड आ गए। अब भी ड्रामा बंद नहीं करोगे? टीवी बंद करो और जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो। ज्योति माँ कहाँ है? आकाश ने पूछा तो ज्योति बोली, अपने कमरे में होंगी। आपके लिए कॉफ़ी लेकर आओ? नहीं, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबको इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कृष, जाओ, जाकर बड़े पापा और बड़ी मम्मी को बुला लाओ। आकाश काफ़ी खुश लग रहे थे। उन्होंने मंदाकिनी जी को आवाज़ें लगाई। सब लोग नीचे इकट्ठा हो चुके थे। ज्योति ने पूछा, आखिर बात क्या है? सबको आने दो, फिर बताता हूँ। आकाश, बात क्या है बेटा, तुमने शोर क्यों मचाया हुआ है? मंदाकिनी जी ने पूछा तो आकाश उनके पास चले आए। माँ, बात ऐसी है, अगर आपको बताऊंगा न तो आप ही खुशी के मारे झूम उठेगी। वो सब तो बाद की बात है, पहले तुम ये बताओ खुशी की वजह क्या है? अमर जी ने पूछा। उनका साथ देते हुए नंदिता बोली, मेरा क्वेश्चन भी सेम है। कृष तेजस का हाथ पकड़ उसे नीचे ले आया। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, कुछ देर पहले मुझे शिव का कॉल आया था। उसने कहा उसे लड़की पसंद है। ये गुड न्यूज देने के लिए मैं 1 घंटे का सफ़र 40 मिनट में तय करके आया हूँ। आकाश ने जैसे ही ये खबर सुनाई, सबके होश उड़ गए। ये सब किसी जादू की तरह था। मंदाकिनी छी बोली, ये सच तो है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम सब मजाक कर रहे हो मेरे साथ?
माँ आपको मालूम है आकाश कभी मजाक नहीं करते, शिव को लेकर तो कभी नहीं। मैंने पहले ही कहा था जब लड़की मुझे पसंद आई है तो मेरे शिव को भी जरूरी पसंद आएगी। नंदिता की मुस्कुराहट देख ज्योति बोली, इतनी खुशी की खबर है, मून मीठा करना तो बनता है। मैं सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। ज्योति किचन की तरफ बढ़ गई। मंदाकिनी जी अपने बड़े बेटे से बोली, अमर अभी तक खड़े क्यों हो, कृतिका के पिता को फोन करो, उन्हें भी तो ये बात मालूम चले। माँ शिव ने तो उनसे ये बात कही होगी, आकाश ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, वो कहे या ना कहे फर्ज तो हमारा बनता है। अमर बात करो उनसे। जी माँ मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ। ज्योति सबके लिए मिठाई ले आई। सबसे पहले तो कृष ने हाथ मारा। ज्योति उसे आंखें दिखाते हुए बोली, ये क्या तरीका हुआ कृष, दिस इज बैड मैनर्स। नंदिता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आज खुशी का दिन है ज्योति, तुम किसी को भी नहीं डांटोगी। बड़ी माँ बिग ब्रो को फोन करो, मुझे उन्हें कांग्रेचुलेट करना है। कृष कुछ देर पहले मैंने शिव का फोन ट्राई किया था लेकिन उसने नहीं उठाया, मैसेज कर कहा मैं अभी बिजी हूँ। नंदिता ने कहा, अमर जी चंद्रशेखर जी से बात कर रहे थे। फोन के दूसरी तरफ से चंद्रशेखर जी ने कहा, कहिए भाई साहब कैसे फोन किया, सब ठीक है न? यहाँ सब ठीक हैं, सिर्फ ठीक ही नहीं बहुत खुश भी हैं। हमारे शिव ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अमर जी के ये कहते ही चंद्रशेखर जी के चेहरे पर चमक उभर आई। उन्होंने अविश्वास भरे स्वर में कहा, एक बार आप फिर से कहिए जो आपने अभी अभी कहा। मैंने कहा हमारे शिव ने इस रिश्ते के लिए हाँ की है। आप अब कृतिका बिटिया से पूछकर हमें बता दीजिए ताकि हम पंडित जी से मिल सके। अमर जी ने कहा, मेरी के मन की बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। चंद्रशेखर जी के जवाब ने अमर जी को खुशी से भर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं पंडित जी से बात करके आपको खबर करता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात पूरी कर अमर जी ने फोन रख दिया। तेजस मंदाकिनी जी को लड्डू खिलाते हुए बोला, अब तो बिग ब्रो ने गुड न्यूज दे दी, अब तो आप लड्डू खा सकती हैं। नहीं नहीं तेजस, माँ को ज्यादा मीठा नहीं देना है वरना उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। नंदिता को टोकते हुए ज्योति बोली, शुगर फ्री है भाभी बेफिक्र रहिए, मेरे पोते ने खुशी की खबर दी है, मैं तो जी भरकर मीठा खाऊंगी। लाओ तेजस। मंदाकिनी जी ने जैसे ही उसके हाथों से लड्डू खाया तेजस मुस्कुरा दिया। क्या क्या उन्होंने भैया, आकाश उनकी तरफ से भी हाँ है। अमर जी के ये कहते ही मंदाकिनी जी बोली, जब दोनों तरफ से हाँ है तो देरी क्यों करनी। अमर कल ही पंडित जी को बुलाओ, नजदीक का जो मुहूर्त मिले मैं उसी है शादी कर देना चाहती हूँ। माँ शादी के 100 काम होते हैं, जल्दबाजी क्यों करना। आकाश ने कहा, वो 100 काम तुम सब संभालो, मेरे पोते के मूड का कोई भरोसा नहीं, कब गुस्सा आए और वो क्या फैसला ले वो खुद भी नहीं जानते। जितना जल्दी हो सके मैं इस घर में अपनी बहू ले आऊंगी। मंदाकिनी जी का हुक्म कौन टाल सकता था। रात का वक्त, सिद्धि का घर। सिद्धि किचन में डिनर रेडी कर रही थी। माहिरा सब्जियां काटते हुए बोली, इतनी देर क्यों हो गई दी आपको, मैं आपको फोन ही करने वाली थी। आज मैं कॉलेज नहीं गई थी, माहिरा कृतिका के घर पर ही थी। वो क्यों, आप लोगों ने मिलकर कोई पार्टी रखी थी क्या। माहिरा के इस सवाल पर सिद्धि बोली, कोई पार्टी नहीं रखी थी, उसे देखने लड़का आया था। वॉट, माहिरा चौंकते हुए बोली, कृतिका दी को देखने लड़का, लेकिन कब, मेरा मतलब है इतना अचानक, कैसा था वो। उसने कहा क्या, अरे अरे बस भी करो एक साथ इतने सारे सवाल, जाओ इस पतीले में पानी निकाल कर लाओ। सिद्धि ने उसे पतीला पकड़ाया और अपने काम में लग गई। माहिरा को कहाँ चैन मिलने वाला था, वो तो अब सब कुछ जानने को बेताब थी। उसने पतीला लाकर गैस पर चाया और सिद्धि से बोली, अब बताइए लड़के ने क्या जवाब दिया। अभी कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। अच्छा छोड़िए ये बताइए दिखने में कैसा था। कृतिका दी बहुत स्वीट हैं, वो उनके टक्कर का था या नहीं। माहिरा के सवालों के बीच सिद्धि को शिव के साथ हुई टक्कर याद आए और शिव को सुनाई बातें भी। माहिरा उसकी बांह पकड़ उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई दी आप, बोलिए ना कुछ। हाँ, क्या क्या कहा तुमने, मैं लड़के के बारे में पूछ रही हूँ, उसकी तस्वीर तो होगी ना आपके पास। माहिरा की एक्साइटमेंट देख सिद्धि बोली, मैं भला उसकी तस्वीर लेकर क्यों घूमूंगी,
तुम अपने काम पर ध्यान दो। 10 बजने वाले हैं और डिनर अभी तक रेडी नहीं हुआ। पापा भी वेट कर रहे होंगे। जाए मत बताइए, अब बाकी का काम अकेले ही कर लीजिएगा। माहिरा सब काम छोड़कर बाहर चली गई। माहिरा, माहिरा रुको। सिद्धि ने पीछे से आवाज भी लगाई लेकिन माहिरा नहीं रुकी। ये लड़की भी न हमेशा अपनी चलाती है, न जाने कब इसकी आदतें सुधरेंगी। सिद्धि अपने काम में जुट गई। रात का वक्त, होटल, स्विमिंग पूल साइड लगे सोफे पर तेजस और दक्ष बैठे थे। दक्ष ने ड्रिंक का पूरा गिलास खत्म किया और तेजस से कहा, एक बार फिर से रिपीट करो जो तुमने अभी अभी कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता तो बिग ब्रो से बात कर लीजिए। उन्होंने डैड को खुद बताया है कि उन्हें लड़की पसंद आई है और वो शादी के लिए रेडी हैं। यू आर राइट, हम उसी से बात करते हैं, अभी कंफर्म हो जाएगा। दक्ष ने शिव को वीडियो कॉल किया। शिव इस वक्त डिनर कर रहा था। दक्ष का कॉल देख उसने रिसीव किया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए हाय कहा, भरी मुबारकबाद देनी थी। सुना है जनाब को लड़की पसंद आ गई। सच है या मजाक? पहले ही बता दो, मैं उसी के हिसाब से पीऊंगा। तेजस दक्ष के हाथ से फोन लेते हुए बोला, सीरियसली बिग ब्रो, आपने लड़की पसंद कर ली? यू नो घर में सब कितना खुश हैं। बड़ी माँ, बड़े पापा, मॉम, डैड, दादी, इवन पूरी फैमिली। शिव ने स्पून नीचे रखते हुए कहा, यू नो वेरी वेल, मैं अपने डिसीजन लेने में वक्त नहीं लगाता और ऐसे मामलों में मजाक तो बिल्कुल नहीं करता। अरे यार तुम बाद में बात करना, पहले मुझे बात करने दो। दक्ष ने तेजस से फोन लिया और शिव ने कहा, अच्छा चलो जल्दी से लड़की की फोटो भेजो, हम भी तो देखे ऐसा क्या खास है उस लड़की में जिसने तुमसे हाँ कहलवाया। शिव ने आसपास खड़े सर्वेंट से कहा, आधे घंटे बाद एक स्ट्रॉन्ग कॉफी मेरे कमरे में भेजना। शिव अपना फोन लेकर स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। बिरसा, मेरे पास उस लड़की की कोई तस्वीर नहीं। अरे ये क्या बात हुई? लड़की पसंद कर ली, शादी का फैसला कर लिया और उसकी एक तस्वीर भी नहीं रखी फोन में। जहाँ तक हम लोग तुम्हें जानते हैं, तुम शर्म वगैरह की लिहाज करने वालों में से नहीं हो। अच्छा चलो, फोन नंबर तो होगा, कॉल कर तस्वीर मंगा लो। शिव एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मेरे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है। ये सब सुनकर दक्ष का सिर चकराने वाला था। उसने फोन तेजस को थमाया और अपने लिए गिलास में ड्रिंक बनाने लगा। तेजस ने कहा, बिग ब्रो, आप तो दुनिया से 10 कदम आगे रहने वाले हो। बिलीव नहीं हो रहा, न आपने लड़की की तस्वीर ली और न फोन नंबर लिया। कांटेक्ट कैसे करेंगे आप? मैं भला उसे कांटेक्ट क्यों करूंगा? ये क्या कह रहे हैं आप? दादी तो शादी की तारीख पक्की करने पर तुली हैं। शादी से पहले मिलने या बात करने में क्या बुराई है? तेजस ने कह तो दक्ष बोला, तुम्हारा भाई पूरा का पूरा अनरोमांटिक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। उम्र बने के साथ साथ दिमाग घुटनों में जा रहा है। शिव ने दक्ष की पूरी बात सुनी, इसलिए तेजस से थोड़ा गुस्से में बोला, कुछ ज्यादा पी ली उसने, उसे और ड्रिंक मत करने दो। इतना कहकर शिव ने फोन काट दिया। तेजस दक्ष को रोकते हुए बोला, बिग ब्रो ने सही कहा है, आपको ज्यादा न पीने दूं। इससे पहले आप आउट ऑफ लिमिट हो, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। अरे छोड़ो भी, घर जाने की इतनी जल्दी क्यों? हमारा कौन इंतजार कर रहा होगा? दक्ष मुस्कुराने लगा। यो, तेजस ने कहा, जाना पड़ेगा ब्रो, जब तक मॉम सिर पर हाथ न फेर ले उन्हें नींद नहीं आती। दक्ष अपनी आंखें बंद कर बोला, वो भी मेरा इंतजार नहीं करती। बात करतू है तो डर डर कर, देखती भी नहीं है जैसे मैं कोई भूखा शेर हूँ और उसे खा जाऊंगा। तेजस उसकी बातों से समझ नहीं पा रहा था, वो फिल्म की कोई स्टोरी सुना रहा है या अपनी जिंदगी की कोई दास्तान। तेजस उसे संभालकर वहां से ले गया। इधर शिव के कमरे का दरवाजा नोक हुआ तो उसने कम इन कहा, सर आपकी कॉफ़ी। शिव कॉफ़ी मग लेकर बालकनी में चला आया। इस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सी बातें। शिव ने जैसे ही कॉफ़ी का एक सिप लिया उसका मूड खराब हो गया। व्हाट रबिश, कितनी बकवास कॉफ़ी है। शिव ने मग टेबल पर रखा और फ़ोन निकालकर सोफे पर जाकर बैठ गया। फिलहाल आंखों में नींद का कोई कतरा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि करवटें बदल रही थी। बार बार शिव से टकराने का मंजर आंखों के सामने उभर आता। सिद्धि उठकर बैठ गई। क्या हो गया है? मुझे ये सब मेरी आंखों से जा नहीं रहा। मुझे डर सा लगने लगा है। बिना सोचे समझे मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था।
पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। बस मेरी किसी गलती की वजह से कृतिका के रिश्ते पर कोई असर ना पड़े। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी के साथ भी गलत हो। नींद बेजार हो चुकी थी, सिद्धि उठकर बालकनी में चली आई। हल्की हल्की ठंड थी बाहर, हालांकि हवा तेज नहीं थी। चंद्रशेखर जी नर्मदा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। वो जब कमरे में लौटी तो चंद्रशेखर जी ने कहा, तुम कहाँ गायब रहती हो? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारे। घर में हम औरतों को बहुत से काम होते हैं। आप मर्दों की तरह हम भी खाली न भी बैठे रहते। ऊपर से आपकी लाडली के नखरे अलग। अभी अभी उसके कमरे में दूध रखकर आ रही हूँ। नर्मदा जी की बात काटते हुए चंद्रशेखर जी बोले, ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। अहमदाबाद से भाई साहब का फोन आया था। उन्होंने हमारी कृतिका को पसंद कर लिया। लड़के की तरफ से भी हाँ है। उन्होंने हमारी मर्जी जाननी चाहिए तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने ठीक किया ना नर्मदा? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इतना अच्छा रिश्ता बार बार थोड़ी न मिलता है। बिल्कुल ठीक किया आपने। हमारी कृतिका का भाग्य ही तो है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। हाँ नर्मदा, कुछ चीजें भाग्य से ही मिलती हैं। बस आगे जो भी हो सब अच्छा हो, चंद्रशेखर जी ने कहा तो नर्मदा जी ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। सुबह का वक्त, सिद्धि का घर। सिद्धि सोमनाथ जी का व्हीलचेयर थामकर उन्हें पीछे वाले बागीचे में ले आई। देखा पापा, आपने एक अच्छी बरसात मिल जाए तो ये पौधे कैसे खिल जाते हैं। बहुत दिनों से बारिश न हुई इसलिए अभी मुरझाए हुए हैं। सच बात तो ये है बेटा, प्रकृति अपना रखरखाव खुद करती है, बस इंसान हस्तक्षेप न करे तो प्रकृति में संतुलन बना रहता है। पर पापा, बहुत से लोगों को ये बात कहाँ समझ आती है। हमें तो अनगिनत पेड़ों को काटना है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना है, प्रदूषण फैलाना है, यहाँ तक कि पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से डैमेज करना है। ये सब किए बिना अब इंसानों का दिन गुजरता है और न रातें बीतती हैं। सोमनाथ जी सिद्धि की बातों पर हंसने लगे। नहीं बेटा, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अब तो परिस्थितियां किसी से भी नहीं छिपी। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का खामियाजा इंसान भुगत रहा है। लोग समझदारी का परिचय भी दे रहे हैं। जानती हो, हमारे भारत में सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करता है। वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। सफाई की रैंकिंग में हमारे इंदौर शहर को ले लो। 100 बातों की एक बात है, आज कदम उठाएंगे तो ही कल सुरक्षित होगा। हम न सही हमारे बच्चों के लिए ही, और हमें ये बात समझनी होगी। राइट पापा, वैसे मैं सोच रही थी इस बार न यहाँ अल्मोड़ा लगाए। लास्ट ईयर हमने रोज लगाया था, थोड़ा चेंज भी आ जाएगा। सिद्धि ने कहा तो सोमनाथ जी बोला, बहुत मेहनत वाला काम है वो। खैर, तुमने सोच ही लिया है तो बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माहिरा की आवाज सुन सिद्धि और बोली, अब जाकर हुई है तुम्हारी गुड मॉर्निंग। पनिश तो करूंगी तुम्हें। जाओ, जाकर हम सबके लिए चाय बनाकर लाओ। माहिरा मून बनाकर वहां से चली गई। सोमनाथ थी हंस पड़े। सुबह का वक्त, मल्होत्रा विला। सर्वेंट ने पूरा टेबल तरह तरह के पकवानों से सजा दिया था। घर के सब लोग हॉल में मौजूद थे। पंडित जी को बुलाया गया था। मंदाकिनी जी ने पूछा, कुछ बताए पंडित जी? आप तो एकदम से चुप हो गई। माताजी, सगाई के तो बहुत से मुहूर्त हैं। आज से 4 दिन बाद ले लीजिए, नहीं तो 1 हफ्ते बाद, और ठीक उसके 2 दिन बाद का मुहूर्त भी ठीक है, पंडित जी ने कहा। ठीक से क्या मतलब है? इस घर के बड़े पोते की सगाई है, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताए। नंदिता के इस प्रश्न पर पंडित जी ने कहा, आप मेरे कहने का मतलब समझे नहीं, ये तीनों मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो 4 दिन बाद वाला मुहूर्त ठीक है। पंडित जी, आप शादी का मुहूर्त निकालिए, सबसे अच्छा और सबसे नजदीक। जितना जल्दी हो सके मैं अपने पोते की शादी करना चाहती हूँ। मंदाकिनी जी की बात पर ज्योति ने कहा, माँ, एक बार फाइनल करने से पहले हमें शिव से बाहर कर लेनी चाहिए, कहीं वो अपने काम का शेड्यूल फिक्स न कर ले। बिल्कुल नहीं ज्योति, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या फायदा ऐसी कमाई का जो इंसान की अपनी खुशियों को जीने का मौका दे। मैं इस दफा उसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगी। नंदिता, इस मामले में तुम शिव से बात करोगी और समझाओगी। मुझे वैसे भी उसके मूड पर कोई भरोसा नहीं।
मंदाकिनी जी कह ही रही थी तभी पंडित जी ने कहा, माता जी जैसा आपने कहा है उस हिसाब से 15 दिन बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो अगले महीने की 4 तारीख का दिन शुभ है। 15 दिन बाद, ये तो शॉर्ट नोटिस की तरह हो जाएगा। माँ अगले महीने की डेट रख लेते हैं, आकाश ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, जब 15 दिन बाद का मुहूर्त शुभ है तो अगले महीने का इंतजार क्यों करना। माँ आकाश सही कह रहा है। शादी के 1000 काम होते हैं। वेडिंग कार्ड्स हो गए, मेहमानों को इनवाइट करना, शॉपिंग और भी बहुत कुछ। वक्त लगेगा इन सब में। अमर जी की बात पूरी हुई तो नंदिता बोली, प्लानिंग भी तो कोई चीज होती है। ऊपर से माँ शादी अहमदाबाद में तो नहीं होगी ना, नैनीताल में होगी, उस हिसाब से अरेंजमेंट्स भी तो देखने पड़ेंगे। तुम लोग मेरा साथ देने की बजाय ये नहीं होगा वो नहीं होगा यही सब बातें करते रहो। क्यों आकाश, शॉर्ट नोटिस पर चंद दिनों में तुम लोग बिल्डिंगें नहीं खड़ी कर देते। और नंदिता, तुम 2 महीने पहले तुम्हारी सहेली की शादी थी ना, कैसे 2 घंटे के अंदर तुमने कपड़े मेकअप सब की तैयारियां कर ली। इंसान चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, सगाई 4 दिन बाद होगी और शादी 15 दिन के अंदर। पंडित जी ये तारीख तय रही। मंदाकिनी जी के कहने के बाद किसी के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं। कृष मंदाकिनी जी के पास आकर बैठ गई। दादी, बिग ब्रो की शादी है, मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगा। मंदाकिनी जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा जो दिल में आए वो करना। गीता ने एक थाल टेबल पर लाकर रखी। ज्योति पंडित जी से बोली, ये छोटा सा उपहार है पंडित जी, इसे आप रख लीजिए। आकाश अमर जी से बोला, भैया आपको कृतिका के घर वालों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ी देर में उनसे बात कर लूंगा। तेजस जी, बड़े पापा, शिव को फोन करके कह दो शादी की डेट फाइनल हो चुकी है, और हाँ सिर्फ फोन पर ही मत लगे रहे। जा करके पैकिंग करो, हम आज ही निकलेंगे। मंदाकिनी जी ने कहा तो नंदिता का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ आज ही, लेकिन मैंने तो कोई शॉपिंग ही नहीं की। हाँ तो नैनीताल चलकर कर लेना, कौन सा मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर रोकूंगी। घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी को जब ये खबर मिली तो वो भी बड़े खुश हुए। अमर जी से फोन पर बात चल रही थी। चंद्रशेखर जी ने कहा, आपकी बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन 15 दिन बहुत ज्यादा समय नहीं है। मेरा मतलब है कि एकलौती बेटी है हमारी, शादी में तो कितने ही काम होते हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। दरअसल माँ चाहती है उनकी पोता बहू जल्द से जल्द इस घर में आए। समय तो वाकई में कम है, लेकिन कोशिश की जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अमर जी ने कहा तो चंद्रशेखर थी ने उनकी बात पर सहमति जताई। डिनर टेबल पर आनंद अकेला बैठा था, बाकी सबका वेट कर रहा था। सिद्धि नाश्ते की टेबल पर पहुंची। आज आप अकेले हैं, बाकी सब कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करना का? उन्हीं लोगों का तो वेट कर रहा हूँ सिद्धि, पता नहीं सब कहाँ रह गए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आनंद की बात पूरी हुई तभी पीछे से कृतिका ने टोका, तभी मैं कहती हूँ जाकर अपने पेट का इलाज करवाओ। क्या पता अब तक चूहों ने अपनी कबड्डी टीम बना ली होगी। वो तो मैं करवा ही लूंगी, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। आनंद के ये कहते ही कृतिका ने उसे जीभ छिदाई और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। वनराज और लावण्या भी नीचे आ रहे थे। नर्मदा सिद्धि से बोली, बेटा जरा बाहर जाकर कृतिका के पापा को बुला लाओ। मैं कुछ देर पहले बोलकर आई थी लेकिन वो अब तक नहीं आए। कोई बात नहीं आंटी, मैं देखकर आती हूँ। ये बोल सिद्धि जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, चंद्रशेखर जी का आना हुआ। सिद्धि मुस्कुराकर नर्मदा जी से बोली, लीजिए आपने याद किया और अंकल आ गए। कितनी देर लगा दी आपने? 15-20 मिनट हो गए आपको बोले हुए हुए, चलकर नाश्ता कर लीजिए, नर्मदा जी ने कहा। चंद्रशेखर जी अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले, भाई साहब का फोन आया था, जरूरी बात थी इसलिए समय लग गया। कैसी जरूरी बात भाई साहब? वनराज के पूछने पर चंद्रशेखर जी ने कहा, उन्होंने हमारी कृतिका को पसंद कर लिया है, जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने भी हाँ कह दी। कृतिका को एक झटका सा लगा, गले में खाना अटक गया था। नर्मदा जी ने तुरंत उसे पानी का गिलास थमाया, आराम से खाओ, जल्दबाजी किस बात की है, आप सच कह रहे हैं भाई साहब।
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लड़के ने हाँ कह दिया। लावण्या के पूछने पर चंद्रशेखर जी आगे बोले, सच है लावण्या, ऐसे मामलों में कोई मजाक नहीं करता। दरअसल शिव की दादी चाहती हैं उनकी पोता बहू जल्द से जल्द घर आए। उन्होंने पंडित जी से तारीख भी निकलवाई है। 4 दिन बाद सगाई का मुहूर्त और 15 दिन बाद शादी की डेट है। ये खबर काफी लोगों के लिए हजम करनी मुश्किल हो रही थी। हालांकि बहुत से लोगों के चेहरे पर खुशी भी थी। आनंद ने कहा, बड़े पापा सगाई और शादी इतनी जल्दी? मेरा मतलब है अभी हमारी कृतिका पढ़ रही हैं, कम से कम उसकी एजुकेशन तो पूरी होने दीजिए। कृतिका से वहां रुका नहीं गया। वो उठकर जाने लगी तो नर्मदा जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो पूरा करो। मेरा नाश्ता हो गया माँ, कृतिका बिना रुके ये कहते हुए आगे बढ़ गई। चंद्रशेखर जी ने आनंद को जवाब देते हुए कहा, पाई की कोई चिंता वाली बात नहीं है। कृतिका का कोर्स 2 महीने का नहीं है, लंबा है, और तब तक इतने अच्छे रिश्ते को होल्ड पर रखना आसान नहीं बेटा। रोज रोज थोड़ी ना आते हैं ऐसे रिश्ते। वैसे मैंने बात की है, उन्हें हमारी बेटी के पने पर को घापनी नहीं है। वो खुद भी एजुकेटेड फैमिली हैं। लड़के को भी हम लोग देख चुके हैं। पिछले आए रिश्तों में यह लड़का लाख गुना अच्छा है। वनराज बड़े भाई साहब की बात पर सहमति जताते हुए बोले, मुझे भी भाई साहब का फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा है। आनंद, ऐसे रिश्तों को टालना बिल्कुल ठीक नहीं। वैसे भाभी समय कम है और काम बहुत। वनराज, मैं भी यही सोच रही हूँ, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे होगा? आप चिंता क्यों करती हैं भाभी? आप अकेली थोड़ी न करेगी ये सब, हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। लावण्या की बात पर नर्मदा जी मुस्कुरा दी। सिद्धि कृतिका के कमरे में पहुंची। सोफे का सारा कुशन जमीन पर पड़ा था। वो अपने हाथ में फ्लावर वाश पकड़ी खड़ी थी। सिद्धि अंदर आते हुए बोली, नहीं नहीं कृतिका, उसे मत फेंकना। तुम्हारी ही चीजें हैं, क्यों उसे नुकसान कर रही हो? और जो मेरी जिंदगी का मजाक बन रहा है उसका क्या? कल अचानक से लड़का देखने के लिए आ गया। आज पता चला उसने शादी के लिए हाँ भी कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी की डेट भी फाइनल कर दी। सिद्धि, इन सब में मैं कहाँ हूँ? मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। कृतिका की बातों से झलक रहा था वो अभी भी सदमे में है। नर्मदा जी कमरे के अंदर आते हुए बोली, तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम आज भी अपने फैसले ठीक से नहीं ले पाती। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारे अच्छे बुरे का ख्याल हमसे ज्यादा किसी को नहीं। और क्या कर रही हो तुम? उस वॉश को नीचे रखो। सिद्धि उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। कृतिका ने फ्लावर वाश वापस टेबल पर रखा और नर्मदा जी के पास चली आई। माँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। आप मना कर दीजिए। ऐसे कैसे मना कर दूँ? इतना अच्छा रिश्ता है और तुम ही बताओ कैसे मना करूँ? कोई कमी नजर आती है तुम्हें? वीर शेटल फैमिली हैं, नाम और रुतबे में हमसे भी ऊपर हो। लड़का तो किसी लिहाज से काटने लायक नहीं है। तुम भाई बताओ, कहकर मना करूंगी उन्हें। कृतिका सोच में पड़ गई। वो इतनी चिढ़ी हुई थी कि कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। बस अपनी रट लगाए हुए थी। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी कहकर मना कीजिए, बस मैं ये शादी नहीं करूंगी। नर्मदा जी सिद्धि से बोली, सिद्धि बेटा, समझाऊं इस लड़की को? इसे खुद नहीं मालूम ये क्या कह रही है। ये बोल नर्मदा जी वहां से चली गई। कृतिक ने पीछे से टोका, मॉम मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पाटा से कह दे। नर्मदा जी ने पलटकर उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर चली गई। सिद्धि कृतिका के पास चली आई। तुमने देखा सिद्धि, कोई मेरी नहीं सुन रहा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रिलैक्स कृतिका, पहले तुम आराम से बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। सिद्धि ने कृतिका को बिस्तर पर बिठाया और कृतिका से पूछा, आराम से और ठंडे दिमाग से आंटी की बातों पर सोचे। तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन क्यों? सिद्धि, शादी ऐसे अचानक होती है। न सोचने का कुछ वक्त दिया, न कुछ कहने का, सीधे शादी फिक्स कर दी गई। अंदर से मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेंट हो नहीं है। तुम्हें समझा नहीं सकती मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। मेरे ये सपने नहीं हैं। बिना प्यार के शादी कैसे कर सकती हूँ मैं? कृतिका, प्रॉब्लम किसमें है? तुम्हें लड़के में परेशानी नजर आती है या इस बात में परेशानी है कि ये लव मैरिज नहीं है? सिद्धि के समझाने पर कृतिका बोली, दोनों में ही प्रॉब्लम है।
मैं नहीं जानती लड़के को। इंसान को समझने में वक्त लगता है, मुझे तो किसी ने वक्त दिया ही नहीं। और हाँ, मुझे एतराज है अरेंज मैरिज पर। मुझे सब कुछ समझौता सा लग रहा है। सिद्धि सामने देखते हुए बोली, प्यार ही तो है, जब उन्हें जानोगी समझोगी तो प्यार भी हो जाएगा। इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मुझे उस लड़के से प्यार हो जाएगा? तुम बताओ, तुमने भी देखा लड़के को, तुम्हें क्या खासियत नजर आई? कृतिका के अचानक किए गए सवाल ने सिद्धि को सोचने के लिए विवश कर दिया। जिन्हें फुर्सत नहीं मिलती जरा भी याद करने की, उन्हें कह दो कि हम उनकी याद में जरा फुर्सत से बैठे हैं। कृतिका सिद्धि को हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। तो फिर बताओ ना, क्या खासियत नजर आई तुम्हें उस लड़के में? कृतिका, मैं इतने अच्छे से कैसे बता सकती हूँ? दिखने में भी अच्छे हैं, बात भी अच्छे से करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं। अंकल ने देखा है, उसकी फैमिली से मिले हैं। कुछ भी कमी होती तो वो अपनी इकलौती बेटी का हाथ देने पहले 100 बार सोचते। सिद्धि, ये सब किताबी बातों लग रही हैं, मुझे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। कृतिका की बात पर सिद्धि मुस्कुरा दी, तुम्हें किताबी बातें लग रही हैं ये सब? और जो तुम मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें किया करती थी कृतिका, वो किताबी बातें थी और ये रियलिटी हैं। मैं समझ सकती हूँ, तुमने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। अब सोचकर देखो, क्या पता उनसे प्यार हो जाए। देखो, जहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा दिक्कत वहाँ आती है, और जहाँ ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ जाए उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। थोड़ा कंट्रोल करो गुस्से पर, देखना सब अच्छा होगा। कृतिका ने सिद्धि का हाथ थाम लिया, तुम कह रही हो सब अच्छा होगा? ऐसा ही होना चाहिए सिद्धि। तुम्हें मालूम है मैं कितनी इमोशनल हूँ, तुम्हारे जितनी स्ट्रोंग नहीं हूँ मैं। पक्का सब अच्छा ही होगा ना? तुम बहुत प्यारी हो कृतिका, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिद्धि कहीं ना कहीं उसका मूड ठीक करने में कामयाब हुई। इधर दूसरी तरह इवांश गाड़ी से टिककर खड़ा था, बार बार अपने वॉच में टाइम देख रहा था। 2 घंटे होने को आ गए, चीफ की मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। इवांश ने फोन की रिंग सुनी तो तुरंत अपनी कोट की जेब से फोन निकाला। तेजस का कॉल आ रहा था। इवांश ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। इवांश, आप? बिग ब्रो कहाँ है? चीफ तो सीएम से मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं आने में कितना वक्त लगेगा। और राइट, मुझे बिग ब्रो को एक इम्पोर्टेंट न्यूज देनी थी। आप उन्हें बता दीजिएगा कि उनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। 4 दिन बाद सगाई है और 15 दिन बाद शादी। तेजस ने जैसे ही ये कहा, इवांश शॉक्ड हुआ। शादी, वो भी इतनी जल्दी? इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। फिलहाल तो हम सब सरप्राइज हैं। दादी चाहती हैं बिग ब्रो का मूड बदलने से पहले उनकी शादी कर दी जाए। हम सब कल नैनीताल आ रहे हैं। दादी तो जिद लगाकर बैठी थी, आज ही चलेंगे। वो तो डैड और बड़े पापा ने उन्हें समझाकर रोक लिया। आप ये न्यूज़ बिग ब्रो तक पहुंचा दीजिएगा। डोंट वरी, उनके आते ही मैं उन्हें ये गुड न्यूज सुनाऊंगा। तेजस के फोन रखते ही इवांश खुद से बोली, यही सही डिसीजन है। कोई उन्हें संभालने के लिए आ जाए तो उनका मूड भी कंट्रोल रहेगा। इवांश की नज़र शिव पर गई, जो अभी अभी सीएम ऑफिस से बाहर निकला था। शिव के पहुंचने से पहले ही इवांश ने गाड़ी का दरवाजा खोला। रिजवान और इवांश दोनों गाड़ी के अंदर बैठे। सीएम सर के साथ मीटिंग कैसी रही चीफ? ठीक थी। मेरा फोन? इवांश उसका फोन देते हुए बोला, सिर्फ ठीक थी? इट मीन आपका काम नहीं हुआ? मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, इन्हें तो बस साइड करना है। मेरे साथ बैक स्टेज पर खड़े होकर मदद कर सकते हैं, पर सामने आकर नहीं। ऐसे तो मेरा काम स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। शिव की बातों से उसका गुस्सा झलक रहा था। इवांश ने कहा, परेशान मत होइए चीफ, हम कोई न कोई दूसरा रास्ता निकाल ही लेंगे। वैसे आपका मूड ठीक करने के लिए एक गुड न्यूज़ सुनाऊं? कैसी गुड न्यूज? दादी ने आपकी शादी की डेट फिक्स कर दी है। 4 दिन बाद एंगेजमेंट और 15 दिन बाद शादी। इवांश की ये खबर सुनाते भी रिजवान ने शिव को बधाई दी। शिव खुद से बोला, आई थिंक दादी को मुझे भी ज्यादा जल्दी है। बिल्कुल चीफ, कल आपकी पूरी फैमिली नैनीताल आ रही हैं। शिव अपने आप में ही कुछ सोच रहा था। दोपहर का वक्त, वालिया एंटरप्राइज। महेश जी फाइल पर साइन करते हुए बोले, एक काम करो शिखा, इसे यही रहने दो, मैं दक्ष को दे दूंगा।
वैसे भी ये फाइल उसी को देखना है। सर क्या मैं जा सकती हूँ? या श्योर। शिखा उनके कैबिन से बाहर चली आई। कुछ दूर ही निकली थी कि तभी दक्ष उसके सामने आ गया। गुड आफ्टरनून सर, ये बोल शिखा साइड से निकलने तो दक्ष ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी थी लेकिन तुम अपने कैबिन में नहीं थी। मैं तो सर को फाइल देने आई थी। आप बताइए क्या काम है आपको मुझसे? एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तुम भी मेरे साथ चलो क्या? मैं शिखा की इस तरह चौंकने पर दक्ष ने कहा, क्यों क्या हुआ गया? कोई इम्पोर्टेंट काम है? जी नहीं, मैं सर से परमिशन लेकर आती हूँ। शिखा जाने लगी तो दक्ष ने टोका, तुम रहने दो, मैं खुद डैड से बात कर लूंगा। दक्ष महेश जी के कैबिन में पहुंचा। आर यू बिजी डैड? अब काम इतने पेंडिंग हैं, बिजी तो रहूंगा ना। तुम फ्री हो? नहीं डैड, एक मीटिंग में जाना है। मैं परमिशन लेने आया था, आपकी सेक्रेटरी को साथ ले जाए। अगर आपको जरूर है तो कोई बात नहीं। महेश जी दक्ष की ओर हैरान नजरों से देखने लगे। दक्ष ने हिचकिचाते हुए कहा, डैड आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ, सेक्रेटरी मेरी है, उसे काम तुम्हारे करने पड़ते हैं। एक करो, उसका डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दो। मैं अपने लिए किसी और सेक्रेटरी को तलाश लूंगा। महेश जी ने कहा, नो डैड, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। दक्ष जाने के लिए मुड़ा ही था तभी महेश जी ने कहा, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, अगर वो बिजी नहीं है तो ले जा सकते हो। थैंक्स डैड। दक्ष कैबिन से बाहर निकल गया। महेश जी पेपर वेट घुमाते हुए खुद से बोले, जनाब के चाल बदले बदले नजर आ रहे हैं, मालूम करना पड़ेगा। दोपहर का वक्त, शिव का बंगलो। शिव डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहा था। कान में ब्लूटूथ कनेक्ट था। दरअसल कृष का फोन आया हुआ था। शिव ने कहा, इट मेरे न होने पर सब मेरे भाई को परेशान करते हैं। कृष मून बनाकर बोला, ऑफकोर्स बिग ब्रो, आपको नहीं मालूम मॉम के हाथों की लौकी करेले की सब्जी। वो कहती हैं हेल्थ कॉन्शियस हैं। आपको पता है न, मुझे ये सब नहीं पसंद। ऑल राइट, मेरे पास आ जाओ। तुम्हें जो पसंद होगा कुक तुम्हारे लिए वही बनाएगा। बिग ब्रो कल हम सब आ रहे हैं। मॉम भी हमारे साथ आऊंगी। वो मुझे फिर से वही सब खिलाएगी। आपको पता है दादी क्या कह रही थी? नई भाभी आएगी तो वो मेरे पसंद की डिश मुझे बनाकर खिलाएगी। कृष के ही कहते ही शिव खाते खाते रुक गया। उसने फोक नीचे रखते हुए कहा, ठीक है फिर, जब तक दादी नहीं आती तुम चाची के हाथ का खाना खाओ। जब वो आ जाएगी तो अपनी पसंद का बनवा लेना। शिव से बात कर कृष बहुत खुश था। शिव ने पानी पीकर गिलास नीचे रखा। मुझे काम है कृष, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शिव ने कॉल कट कर दिया। उसने सभी सर्वेंट को आने के लिए कहा। सबके सब एक पंक्ति में आकर खड़े हो गए। शिव ने सभी को खास इंस्ट्रक्शन दिया, कल हमारी पूरी फैमिली आ रही है, सभी के रूम की क्लीनिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। ये कहकर वो अपने रूम में लौट आया। शिव ने बालकनी का दरवाजा खोला। दूर तक खूबसूरत सी वादियां थी। शिव एक गहरी सांस भरकर बोला, जगह वाकई खूबसूरत है, क्यों न आज की रात आउटिंग पर जाया जाए। दोपहर का वक्त, क्राउन प्लाजा होटल। शिखा को यहाँ आए 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका था। अब तक उनके टेबल पर 2 बार कॉफी आ चुकी थी लेकिन क्लाइंट अभी तक नहीं आए। शिखा दक्ष से कोई सवाल भी नहीं पूछ सकती थी। वो मन ही मन खुद से बोली, ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो अब तक नहीं पहुंचा? किसी दूसरे शहर से आ रहा है क्या? शिखा ने हिम्मत कर दक्ष से कहा, सर आपको नहीं लगता क्लाइंट को काफी पहले आ जाना चाहिए था? आप उन्हें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ओह येस, मैं उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। दक्ष ने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और उठकर वहां से दूर चला गया। शिखा मन ही मन खुद से बोली, इतनी नॉलेज तो इंसान में खुद भी होनी चाहिए, सब कुछ सेक्रेटरी थोड़ी न बताएगी। दक्ष वापस से अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। शिखा उससे पूछने ही वाली थी, उससे पहले दक्ष ने कहा, एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई जिस वजह से क्लाइंट नहीं आ सकते। बेकार में ही इतना वक्त बर्बाद किया, शिखा ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा। दक्ष ने पूछा, कुछ कहा तुमने? नो सर, मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्लाइंट नहीं आ रहे तो हमें ऑफिस चलना चाहिए। चले जाएंगे, ऑफिस कहाँ भागा जा रहा है? वैसे भी लंच का टाइम हो चुका है। मैंने लंच ऑर्डर कर दिया है, दक्ष ने कहा, पर सर मैं तो अपना टिफिन लेकर आई थी।
इसकी जरूरत नहीं थी। टिफिन ऑफिस जाकर खा लेना। मैंने ऑर्डर कर दिया है। दक्ष के आगे शिखा कुछ बोल नहीं पाई। वेटर उनके टेबल पर लंच सर्व कर चला गया। दक्ष ने लंच शुरू करने के लिए कहा तो शिखा ने हमें अपनी गर्दन हिला थी। दक्ष के आगे वो बिल्कुल भी ओपन नहीं थी, जरूरत के हिसाब से ही बात करती। दक्ष मन ही मन अपने आप से बोला, मीटिंग का बहाना तो झूठा था ताकि तुम्हें वो बिजरब कर सकूं। पर तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। पता नहीं क्यों फिर भी तुम्हारी बोरियत पसंद आती है। दक्ष का ध्यान खाने से ज्यादा शिखा पर था। वो तो चुपचाप लंच कर रही थी। मजाल है कि गलती से भी उसने दक्ष को देखा हो। दक्ष बात करना चाहता था लेकिन अजीब सी हिचकिचाहट ने उसे घेर रखा था। दक्ष ने स्पून से टेबल पर नोक किया जिससे शिखा का ध्यान दक्ष पर चला गया। उसके देखते ही दक्ष ने स्माइल पास की, खाना कैसा है? अच्छा है सर। आप लंच नहीं कर रहे? आपको पसंद नहीं आया क्या? शिखा की ये पूछने पर क्ष ने नमे गर्दन हिला दी। वो एक्चुअली भूख नहीं है मुझे। फिर तो सर आपको खाना ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए था, हम ऑफिस चले जाते। इट्स फाइन, तुम आराम से लंच करो। कभी कभी फाइलों से दूर भी रहना चाहिए, दिमाग का बोझ भी हल्का होता है। दक्ष की बातों पर शिखा हल्का मुस्कुरा दी। शाम का वक्त, टिफिन टॉप। एक राउंड से टेबल के पास 2 चेयर की अरेंजमेंट्स थी। शिव यहाँ अकेला था, खासकर उसने कहा था उसे कोई डिस्टर्ब न करे। शाम के वक्त यहाँ का मौसम और भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहा था। ठंड का मौसम नहीं था इसलिए बर्फ की चादर पानी का रूप लेकर नदियों से जमिली थी। प्रकृति दिन ब दिन और भी खूबसूरत हो जाती है यदि इंसान के अवांछनीय हस्तक्षेप से दूर रहे। शिव अपने दिमाग को यहाँ शांत करने के लिए लाया था लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसे अशांत कर रहा था। कृतिका के बारे में ही सोच रहा था वो। उसने उसे ज्यादा कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसकी हिचकिचाहट, हाथों का कांपना सब अजीब लग रहा था। क्या मैंने उसे डराया था उस दिन? लेकिन आमतौर पर मैं जिस तरह लड़कियों से पेश आता हूँ वैसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया था उस दिन। फिर डर क्या सा? आई डोंट थिंक शी इज बोल्ड। फिर मॉम को वो मेरी टाइप की क्यों लगी? इट डस नॉट मैटर, शादी के बाद ढल जाएगी मेरे रंग में। शिव के फोन पर एक वॉइस नोट आया। ये वॉइस नोट नंदिता ने भेजा था जिसमें उसने शिव को फ्री होते ही कॉल बैक करने के लिए कहा था। उसने नंदिता का नंबर डायल किया और ब्लूटूथ अपने कान से लगा लिया। 1 से 2 रिंग में ही नंदिता ने कॉल पिक कर ली। शिव, आई कांट एक्सप्लेन यू, तुम्हारी मॉम तुम्हें कितना मिस कर रही हैं। डोंट वरी सन, कल मैं तुम्हारे सामने रहूंगी। कॉफी खुश लग रही हैं आप। आपकी आवाज से मालूम पड़ रहा है। खुश क्यों नहीं रहूंगी? मेरे बेटे की शादी होने वाली है। मेरे घर में बहू आएगी, मैं भी सांस बनूंगी। यूं कहो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। कृतिका इज अ लकी गर्ल क्योंकि उसे मेरा बेटा मिलने वाला है। शिव नंदिता की बातों पर मुस्कुरा दिया। यू आर राइट मॉम, वो लकी है क्योंकि उसे मैं मिल रहा हूँ। पर मॉम वो मुझे वैसी नहीं लगी जैसू आपने बताई थी। थोड़ी डरी हुई और सबमिसिव टाइप की लगी। कमान शिव, पहली मुलाकात थी, हो जाता है कभी कभी ऐसा। थोड़ी मुलाकातें बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई डोंट केयर मॉम, आप लोग कल आ रहे हैं ना? फिर बात करते हैं, बाय। इतना कहकर शिव ने कॉल कट कर दिया। शिव उठकर ग्रिल के पास पहुंचा। नीचे खाई थी, यानी नीचे खौफनाक मंजर और सामने खूबसूरत सुबह का वक्त। राव विला। चंद्रशेखर जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। नर्मदा जी अलमारी से ज्वेलरी सेट निकालकर बैठी थी। इधर चंद्रशेखर जी की बात पूरी हुई तो नर्मदा जी उठकर उनके पास चली आई। शिव का पूरा परिवार यहाँ आ रहा है। वैसे कहाँ रुकेंगे वो लोग? अगर किसी होटल वगैरह में ठहरेंगे तो मना कर दिया। हम उनके लिए अपना आउट हाउस खुलवा देंगे। नर्मदा, वो जिस शहर में जाए वहाँ रातों रात उनका घर खड़ा हो जाता है। यहाँ खुद का उनका आलिशान बंगला है। इन सब की चिंता तो तुम मत ही करो। हाँ लेकिन क्या कहा तुमने अभी? आउट हाउस? उसे जरूर खुलवा लेना। वैसे भी वादी का घर है, कुछ दिनों बाद मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे। सगाई वाले दिन मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग आ पाएंगे लेकिन शादी पर हर कोई शरीक होगा। मैं चलता हूँ, बाहर के इंतजामात भी देखने हैं। अपनी बात पूरी कर चंद्रशेखर जी वहां से चले गए। आनंद इस वक्त सिद्धि के साथ किचन में था।
जहां सिद्धि अपने काम में लगी हुई थी वहीं आनंद टमाटरों के साथ खेल रहा था। सिद्धि, मैं कंफ्यूज हूँ, कुछ तो बोलो। आपको पता है आनंद, आजकल मेरा काम बढ़ गया है। आजकल मैं अपना ज़्यादा वक्त लोगों की कंफ्यूज दूर करने में खर्च करती हूँ। आनंद मुस्कुरा दिया, नाइस जोक, सबकी कंफ्यूज दूर करती हो तो मेरी भी कर दो ना। मुझे न ये शादी का प्लान सब कुछ जल्दबाजी जैसा लग रहा है। नहीं, मेरा मतलब है शादी करनी है कृतिका की, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? साल भर बाद भी तो कर सकते हैं। पता है आनंद, हमारी सोसाइटी को हम एक बात कभी नहीं समझा पाते। बेटियों को बड़ा करना और अच्छे घर में शादी करता हर माता पिता ये ख्वाहिश लेकर चलते हैं। दुनिया कितनी ही मॉडर्न हो जाए, ये ख्वाहिश नहीं बदलने वाली। आनंद सिद्धि की ओर झुककर बोला, तुम मेरा कन्फ्यूजन दूर कर रही हो या और बढ़ा रही हो? सिद्धि उसकी बांह पर हाथ रख उसे पीछे करते हुए बोली, आप खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे काम करने दीजिए। तो मैं कहाँ तुम्हें काम करने से रोक रहा हूँ। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, ये लड़का कृतिका के लिए ठीक तो है ना? आप तो लड़के से मिल चुके हैं, फिर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है ना सिद्धि, जब से रिश्ते की बात चली है कृतिका मुझे बदली हुई सी लग रही है। बात भी नहीं करती। आनंद की इस बात पर सिद्धि मुस्कुरा दी, जब आपकी शादी होगी न तब आप भी ऐसा ही करेंगे। हम लड़की आप लड़कों के मुकाबले थोड़ी क्लोज होती हैं, थोड़ा ज़्यादा शर्माती हैं। लाइफ लॉन्ग डिसीजन लेना होता है न, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सोचती हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम लड़के कम दिमाग वाले, कम इमोशनल टाइप के होते हैं? आनंद ने कहा। मैंने ऐसा तो नहीं की। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। जाइए, जाकर कृतिका से मिल लीजिए, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सिद्धि, कॉलेज नहीं चलना? कृतिका की आवाज़ सुन सिद्धि और आनंद ने उसकी ओर देखा। तुम कॉलेज जाओगी? आनंद के सवाल करने पर कृतिका बोली, तो क्या शादी की खबर सुनकर घर में बैठ जाओ? पढ़ाई छोड़ दी? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुम भड़को मत, ये बोल आनंद वहां से चला गया। सिद्धि कृतिका से बोली, विशाखा का कॉल आया था। आज मोनिक की कोई क्लास नहीं है, थोड़ा लेट चलेंगे। तुमने नाश्ता किया? नहीं, सोचा कैंटीन में कर लूंगी। कैंटीन को आग लगाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, तुम डाइनिंग टेबल पर चलो। कृतिका किचन से बाहर निकल गई। सिद्धि भी कुछ देर बाद उसका नाश्ता ले आई। ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। सिद्धि जाने लगी तो कृतिका बोली, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ नाश्ता करो। मैं नाश्ता करके आई हूँ, तुम खाओ। ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। वही दूसरी तरफ शिव जागन के लिए निकला था। इवांश का स्टेमिना लो हो चुका था, इसलिए बेंच पर जाकर बैठ गया। शादी के वक्त लड़कों का यही हाल होता है। आजकल के लड़कों ने भी डाइटिंग करना शुरू कर दिया है। शिव ने जब शोर सुना तो भागते भागते रुक गया। एक अकेली लड़की 3 लड़कों से उलझी पड़ी थी। शिव ने उनके बीच जाने की जहमत न भी उठाई, बल्कि दूर से ही उन्हें देखता रहा। वो लड़की और कोई नहीं, माहिरा थी। तुम लोग खुद को समझते क्या हैं? ये पार्क तुम्हारे बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जो जी में आया वो करोगे। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। चुपचाप अपने काम से काम रखो, वरना वो हाल करेंगे तुम्हारा, खुद की शक्ल आईने में भी नहीं देख पाओगी। छोड़ यार, इसके सिर्फ बातों में वजन है, वरना किसी कोमल गुलाब से कम नहीं। जरा सा मरोड़ा, सारा रस निकल जाएगा। माहिरा ने एक जोर का थप्पड़ उस लड़के के गाल पर लगाया। गुलाब में न कांटे भी होते हैं। तुम लोगों ने अपना रास्ता नहीं नापा तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। तेरी ये मजाल। उस लड़के के भड़के हुए दोस्त ने माहिरा का हाथ पकड़ मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। इतनी देर से प्यार से बात कर रहा था, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। छोड़ो मेरा हाथ, आई सेड लीव। माहिरा दर्द से कराहते हुए बोली। अगले ही पल उस लड़के के मुंह पर जोरदार मुक्का पड़ा। शिव ने झटके से माहिरा को अपनी तरफ खींचा और उस लड़के के पेट पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। माहिरा ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली। वो तीनों लड़के भी चौंक गए। अब तू कौन है? इंट्रोडक्शन करने का वक्त नहीं है। जो हिम्मत कुछ देर पहले दिखाई थी वो दोबारा करके दिखा। उन दोनों लड़कों ने अपने दोस्त की तरफ देखा जो पेट पकड़कर कराह रहा था। लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अपने दोस्त को लेकर वहां से भागना ही उचित समझा। माहिरा चिल्लाते हुए बोली, अब कहाँ भाग रहे हो? खत्म हो गई सारी गुंडागर्दी? शिव माहिरा का हाथ पकड़ रोकते हुए बोला,
बंद करो अपने डायलॉग्स, वो लोग नहीं सुनेंगे। शिव वापस जाने लगा तो माहिरा बोली, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, लेकिन वो लोग खुले तौर पर यहाँ स्मोकिंग कर रहे थे। टोका तो भड़क गए। वैसे आप हैं कौन? मैं अक्सर इस पार्क में आती हूँ लेकिन आपको पहले कभी नहीं देखा। शिव जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए बिना जवाब दिए वहां से चला गया। माहिरा अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, काफी अकड़ू इंसान है। न हाय न हल्लो, नाम तक नहीं बताया पर कोई नहीं इंसान अच्छा है।